हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में। और आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे गैर शासकीय निकाय। क्या देखने जा रहे हैं? गैर शासकीय निकाय या गैर सरकारी संगठन जिन्हें कहा जाता है। आज हम उसे समझेंगे कि गैर सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी रूपरेखा बनी हुई होती है। जिसमें हम क्या देखेंगे, हमारे एनजीओ संबंधी उनकी विशेषताएं की बात करेंगे, भूमिका देखेंगे और साथ ही साथ हम इससे संबंधित सिद्धांतों की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ और हम प्रारंभ करते हैं हमारे एनजीओ के बारे में। तो सबसे पहली बात देखिए, कुछ महत्वपूर्ण कथन को लेके हम प्रारंभ कर रहे हैं। एनजीओ का एक ऐसा समूह जो सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य या बेहतर बनाने के लिए सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसा कि मैं कहूँ कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा, यदि हम बहुत ही सरल भाषा में समझें एनजीओ का आशय, हम क्या समझ पाएंगे, हम यह देखेंगे कि वास्तव में जो एनजीओ है वह एक विकास से संबंधित प्रक्रियाओं में एक सामूहिक आधार पर कार्य करने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, कार्य करने के लिए तैयार होता है। एनजीओ आमतौर पर गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं। किस प्रकार की संस्थाएं हैं? यहाँ पे गैर लाभकारी, यानी कि यहाँ पर लाभ की बात यहाँ पर नहीं की जाती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गैर लाभकारी। कभी कभी नागरिक समाज संगठन भी कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, नागरिक समाज यानी नैतिकता पर आधारित जो समाज रहता है उसे हम क्या कहते हैं? नागरिक समाज कहते हैं। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए FCR 2010 के अंतर्गत पंजीकरण होना पड़ता है। यदि हमें क्या करना है, धन प्राप्त करना, तो निश्चित बात है हमारा जो एनजीओ है वो किसके तहत होना चाहिए भाई? इसके अंतर्गत FCRA 2010 के अंतर्गत उसे पंजीकृत होना ज़रूरी है। यदि ऐसा होगा तभी हमें विदेशी धन मिल पाएगा। यदि हम इसके परिभाषाओं को देखें तो विश्व बैंक के अनुसार किस प्रकार से हमारे एनजीओ को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर बात है, एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द एवं निर्धनता के हितों से संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने आदि सामाजिक सेवा। यदि मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो एनजीओ एक ऐसा संगठन है जो हमारी सामाजिक सेवा के लिए बनाया जाता। अब है सामाजिक सेवा किसी प्रकार की हो सकती है, दुखियों को दुख दूर करने की हो सकती है, विभिन्न प्रकार के प्रकृति से हमें संरक्षित करने की हो सकती है, या विभिन्न प्रकार के सामाजिक उद्देश्यों को लेकर सामुदायिक विकास की गतिविधि चलाता है। एनजीओ लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ कहलाता है। कौन सा स्तंभ कहलाता फ्रेंड? पांचवा स्तंभ कहलाता है क्या एनजीओ। क्यों कहलाता है? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी के कारण या भागीदारी से ही हम किसी एक विकास के कार्य को कर पाते। तो निश्चिततः जब हम एनजीओ की बात कर रहे हैं तो एक पांचवें स्तंभ के रूप में हमारे सामने यह आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पांचवा स्तंभ कहा जाता है। आगे यदि हम देखें, भारत जैसे देशों में समाज सुधार की भावनाओं को लेकर उनके मिशनों, समाज सुधार एवं मिशनों से प्रेरित होकर गैर सरकारी जो संगठन रहे उनकी अवधारणा हमारे भारतीय समाज में एक तरह से पल्लवित होती जा रही। और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा हमारा जो संगठन है एक सामाजिक भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, विशेषताओं को देखते हैं भाई क्या हमारी विशेषताएं होती हैं एनजीओ की। तो विशेषताओं के आधार सबसे पहली बात आती है निजी संगठन। निजी संगठन है, निश्चित बात है जनहित की बात यहाँ पर की जा रही है, तो जनहित के लिए काम करता, और यही जनहित के लिए जब काम करते करते धीरे ये अग्रसर आगे बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पे स्थिति क्या बन जाती है कि उसे धन की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। और नेक्स्ट विशेषता की यदि हम बात करें तो सामाजिक प्रभाव सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए सरकारी प्रभाव से क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है और एक गैर लाभकारी होता है। इसलिए इनका उद्देश्य विशेष लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई हम यदि जनहित का कोई कार्य कर रहा है तो निश्चित बात है हमें लाभ की प्राप्ति, ऐसा इनका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट, ये संगठन सरकार के अंग नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई भी राजनीतिक लक्ष्य नहीं होता। देखिए, सरकार का यदि संगठन है तो निश्चित बात है उनका उद्देश्य क्या रहेगा? राजनीतिक उद्देश्य रहेगा। लेकिन जब हम गैर सरकारी संगठनों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लक्ष्य क्या है? जनहित वाला लक्ष्य है। और यदि जनहित का लक्ष्य यानी कि सामाजिक लक्ष्य है और सामाजिक लक्ष्य होने के कारण
सरकार का यह हस्तक्षेप से दूर रहता है। इसीलिए स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को व्यक्त करता जाता है और आगे निरंतर कार्य करता चला जाता है। यह कुछ विशेषताएं। आगे बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा छोड़े गए जो कार्य हैं उनका जो खालीपन है उनको भी भरने का प्रयास एनजीओ के द्वारा किया जाता है। जैसे कई बार देखते हैं सरकार किसी प्रकार की कोई योजना लेके कोई योजना है, अब सरकार की यह योजना थी, किसकी योजना थी, सपोज करें हम गवर्नमेंट पॉलिसी रही है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी यदि पूर्ण नहीं हो पाती है या ये कहें कि भाई ये जो योजना है ये अधूरी रह जाए, जो योजना है अधूरी रह जाए, तो हमारे समाज के अंदर के ही व्यक्तियों के द्वारा किसका निर्माण कर लिया जाता है फ्रेंड, एनजीओ का निर्माण कर लिया जाता है। और यही एनजीओ क्या करता है, इस सरकार की जो योजना है जो खालीपन है उसको भरने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड एनजीओ के माध्यम से प्रयास किया जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं समाज के अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब हम क्या निकाल पाते हैं कि अंतिम स्तर पर कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जिसके कारण योजना का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो अंतिम स्तर पर हम यह देखते हैं कि वहाँ पर व्यक्तियों का संगठन बना और उस संगठन के उपरांत उस कार्य को क्या दिया जाता है, वास्तविक रूप प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ये संगठन योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्य को लेकर अपनी संपूर्ण कार्यनीतियाँ तय करते हैं। देखिए प्रत्येक जो एनजीओ का निर्माण होता है वह एनजीओ क्या करता है, अपनी पहले से ही इस एनजीओ की क्या होगी, कोई ना कोई नीतियां अवश्य बना ली जाए कि भाई मैं यदि एनजीओ का निर्माण कर रहा हूं तो मेरे अनुसार जो नीतियां रहेंगी इन नीतियों पर, या मैंने कि भाई कोई कार्य प्रणाली बना ली गई तो उन कार्य प्रणालियों के आधार पर यदि कोई कार्य प्रणाली का निर्माण कर लिया गया है या कोई नीतियों का निर्माण कर लिया गया, या मैं कहूँ कि किसी प्रकार के लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण कर लिया गया है, तो इन उद्देश्य को, इन लक्ष्यों को, इस कार्य प्रणाली को और इन नीतियों के आधार पर क्रियान्वयन दिया जाता है या क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए हम इस तरह कह सकते हैं कि एक एनजीओ एक विशेष प्रकार की कार्य प्रणाली या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। आगे बात करते हैं, एनजीओ वित्त पोषण के लिए दान, अनुदान तथा सदस्यता शुल्क पर निर्भर होता है। विशेष रूप से इसका कोई आर्थिक कोष नहीं होता है। यदि मैं कहूँ कि भाई एनजीओ निर्माण होता है, इसका ये एक कोष है जहाँ पर आय या आर्थिक चीज़ें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इस रूप से कार्य किया। अब कार्य करते, जैसे मैं कहूँ कि भाई किसी ग्रामीण क्षेत्र पर कुछ व्यक्तियों ने संगठन बना के वहाँ के पानी की व्यवस्था कर दी, बिजली की व्यवस्था कर दी अपने स्तर पर, तो गांव के व्यक्तियों के द्वारा उन्हें दान मिल गया, या वहाँ पर कोई उससे बड़ा संगठन उसके द्वारा अनुदान दे दिया गया, या जो व्यक्ति उसमें सदस्यता ले रहे हैं उन सदस्यों की कोई एक शुल्क निर्धारित कर दी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनजीओ का जो वित्त है वह पोषित होता जाता है। इनके प्रयासों से मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हेतु कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि एनजीओ विशेष रूप से सामाजिक निर्माण या सामाजिक गतिविधियों में कार्य करता है। अब उन गतिविधियों में विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं, मानव कल्याण की बात कर सकते हैं, लोक कल्याण समाज की स्थापना की बात कर सकती है, निश्चित तौर पर यहाँ पर शामिल हो जाती है। विदेशी धन की प्राप्ति, यदि विदेशी धन प्राप्त करना हम पहले भी देख चुके हैं, FCRA 2010 के तहत उसे क्या होना पड़ेगा, उस एनजीओ को पंजीकृत होना पड़ेगा, तभी उसे हम कह सकते हैं कि भाई विदेशी धन की प्राप्ति हो सकती है। आगे कुछ निदेशक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो यहाँ पर निदेशक लोकतांत्रिक आधार पर स्वैच्छिक तरीके से गठित, इस आधार पर लोकतांत्रिक आधार पर इसका जो गठन होता है वह लोकतांत्रिक आधार। भाई आपको यदि हमारे संगठन में चलना है, एक सामाजिक कार्य करना है, एक जनहित से संबंधित कार्य करना है, तो निश्चित बात है आपको क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक आधार को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। आप किसी प्रकार से निजी आधार को नहीं अपना सकते, राजनीतिक आधार को नहीं अपना सकते। कैसा आधार है यहाँ पर, लोकतांत्रिक आधार को हम अपनाते हैं और गठित करते हैं। सामूहिक उद्देश्य, ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष के कोई व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे, बिल्कुल नहीं है। यदि एनजीओ का निर्माण किया जा रहा है तो निश्चित बात है जो भी सदस्य इसमें अपनी सदस्यता ले रहा है तो इस समूह का जो उद्देश्य होगा, यानी कि इस विशेष समूह का जो उद्देश्य होगा वही यहाँ पर आने वाले सदस्य गणों का उद्देश्य होगा। जो भी सदस्य यहाँ पर आ रहे हैं,
यानी कि सदस्यता ले रहे हैं, तो इन सभी के उद्देश्य क्या हो जाएंगे फ्रेंड? इन सभी के उद्देश्य एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एनजीओ का उद्देश्य होगा वही इन सदस्यों का भी उद्देश्य होगा। व्यक्तिगत उद्देश्य यहाँ पर नहीं होते हैं। आगे बात कर विकेंद्रीकृत निर्णय। देखिए, जब भी कोई एनजीओ बन रहा है तो निश्चित बात है ऐसा नहीं होगा कि सभी सदस्य होंगे। एक हम कहते हैं ना कि भाई एक संस्तरण अवश्य होता है। जब भी कोई संगठन का निर्माण हो रहा है तो संगठन के निर्माण में उच्च पद यानी कि कोई ना कोई प्रभारी होंगे, सदस्य होंगे, कार्यकारिणी व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार से एक पद सोपानिक व्यवस्था यहाँ पर भी पाई जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकृत निर्णय की बात यहाँ पर आ जाती है। भेदभाव रहित, अगला सिद्धांत क्या रहेगा भाई? भेदभाव रहित। यहाँ पर जो भी सदस्य आ रहे हैं वह आपस में क्या रहे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एनजीओ की सदस्यता ले ली है और यदि हम कोई जनहित का कार्य करने जा रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, यदि वह निम्न कार्य है तो नहीं नहीं साहब मैं यह कार्य नहीं करूँगा, तो ऐसा भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनहित की भावना से प्रेरित। आप एनजीओ तभी सदस्य बने जब आपके अंदर जनहित के लिए कार्य करने की इच्छा प्रबल है। तो जनहित का कार्य करना एक बहुत कठिन कार्य माना जाता है क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जाना पड़ जाता है। पारदर्शिता, बिल्कुल निश्चित बात है कि भाई जब भी एनजीओ, जैसा कि मैंने कहा कि एनजीओ के अंतर्गत क्या होता है, एक पद सोपानिक व्यवस्था अवश्य होती है ना। पद सोपानिक व्यवस्था की जब भी बात आती है तो निश्चित बात है यदि पद सोपानिक व्यवस्था है तो निश्चित बात है आपको पारदर्शिता रखना संभव हो जाएगा, या पारदर्शिता रखना हम कह सकते हैं ना कंपलसरी यहाँ पर होगा ही होगा कि भाई पद सोपानिक व्यवस्था का आशय क्या है? इस प्रकार से भाई ये होंगे, फिर इनके नीचे कुछ होंगे, ऐसे ही रहती है भाई पद सोपानिक व्यवस्था होंगे, फिर इनके नीचे और बड़ी हो जाएगी, फिर इनके नीचे और बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह जो विस्तार धीरे 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 आगे फैलता जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को पद सोपानिक व्यवस्था कहा गया। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत भाई यहाँ से लेके अंतिम स्तर तक पारदर्शिता होना जरूरी है कि यदि कोई आर्थिक या मैं कहूँ कि आय के स्रोत बने, यदि आय का संबंध, यदि हमने कहा कि भाई दान से हमें कोई आय प्राप्त हुई है, कोई आय हमें अनुदान से प्राप्त हुई है, या हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास विदेशी धन के स्रोत बन गए, कौन से धन के? विदेशी धन के स्रोत बन गए, तो इन सभी की जानकारी प्रत्येक स्तर पर होना ही पारदर्शिता कहलाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई लाभ की भावना से परे। ऐसा नहीं है कि यदि आप जनहित का कार्य कर रहे हैं तो लाभ ही होगा। लाभ की भावनाओं को आपको ये कह सकते हैं कि अपने व्यक्तित्व से अलग रखना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत हितों से अलग रखना पड़ेगा। हो सकता है लाभ भी मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, दोनों स्थितियां। लेकिन यदि हम सिर्फ लाभ की भावना से ओतप्रोत हैं तो निश्चित बात है एनजीओ के अंतर्गत फिर आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ सामाजिक स्तर की बात की जा रही है। आगे देखते हैं एनजीओ की सामुदायिक विकास में क्या भूमिका है। यदि हम एनजीओ की बात कर रहे हैं तो हमने प्रारंभ में कहा कि भाई सामुदायिक विकास का हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि हमें एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के हमारे आसपास के समुदायों को क्या करना है? विकास करना है। तो भाई सामुदायिक की भावना के विकास में एनजीओ किस प्रकार से भूमिका अपनी निभा रहा है? तो सबसे पहली बात आती है भाई सामुदायिक विकास के कारण ही एनजीओ का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, ऐसे कार्य जिन्हें पूरा करने के लिए राज्य इच्छुक नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि राज्य स्तर पर वो कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन कार्य तो होते हैं। देखिए हमने कहा ना कि समस्याएं, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो समस्याएं होंगी। अब उन समस्याओं को हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? निराकरण कर सकते हैं, या हम इंतजार करते रहेंगे कि भाई कोई आएगा इन समस्याओं को सॉल्व करेगा, शॉर्ट आउट करेगा। तो भाई समय निकलता जाता है और समस्या धीरे 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 बड़ी होती जाती है, और एक समय ऐसा जब समस्या बड़ी हो जाती है। एक बहुत पुरानी बात कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। भाई मुझे ही करना है, यदि कोई चीज़ तो मैं ही कर लूँ। आज करूँगा तो मुझे करना है, कल करूँगा तो मुझे, तो निश्चित बात है मैं आज ही करूँगा उस चीज़ को। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से यहाँ पर राज्य इच्छुक नहीं है, उनका कार्य क्या कर रहा है भाई? वो एनजीओ ही कर रहे हैं। जाति व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे खत्म करने के लिए सरकार समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार को पता है कि इस मुद्दे को हम खत्म नहीं कर सकते। तो प्रयास किसके द्वारा किया जाता? हमारे एनजीओ के द्वारा।
जाति के आधार पर पाए जाने वाले भेदभाव निषेध कानून प्रायः तब तक ही उपेक्षित रह जाते हैं जब तक कि उस क्षेत्र में कोई ऐसा एनजीओ कार्य ना कर रहा हो। भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर सकती है? भाई यह क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। इन्होंने क्या किया? राज्य सरकार हो चाहे हम कहें कि केंद्र सरकार हो, इनके द्वारा क्या किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा या हमने कहा भाई केंद्र सरकार के द्वारा नियम बना दिया जाएगा, अधिनियम बना दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि सरकार स्वयं आके किसी क्षेत्र विशेष में वो स्वयं कहे कि नहीं, सब जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म पर आस्था रखना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप कौन कर सकता है? क्या सरकार के प्रतिनिधि वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पा सकते। ठीक है ना? तो वहां पर कार्य किसके द्वारा? भाई फिर वो एनजीओ कार्य करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें पूरा करने के लिए राज्य के संसाधन अपर्याप्त हैं, यानी ऐसे कार्य भी एनजीओ करते हैं जिनके करने पर राज्य के पास संसाधन ही नहीं है या कम संसाधन है। तो भाई अब कैसे इन कार्यों को पूरा हो? तो यह कार्य फिर कैसे होता है? नागरिक संगठनों के द्वारा, यानी कि हमारे एनजीओ के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार से दो प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, जिनमें आज भी हम देख रहे हैं शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के एनजीओ बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के एनजीओ बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भाई किसी ऐसे क्षेत्र में जो हमारा समूह है, उन समूह के कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा क्या बना दिया गया? मेडिकल वैन बना दी गई है। ठीक है ना? तुरंत जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, देखिए अब प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा तो उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह हमारे विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं या हम वहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित स्कूल हुए, अस्पताल हुए की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो एनजीओ पूरा कर रहा है। एनजीओ इस कमी को अनुपूरक कार्य करते हैं और पहलों को पूर्णता पहुंचा देते हैं। क्लियर हुआ? और यदि हम बात करते हैं तो और खास क्या होगा? तो सामाजिक बुराइयों के प्रति संघर्ष। सामाजिक बुराई, देखिए बहुत सारी सामाजिक बुराइयां ऐसी हैं जो सरकार आकर खत्म उन्हें नहीं कर सकती है। आज भी यदि आप कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जो क्षेत्र निम्न स्तरीय हैं, वहाँ पर आप पाएंगे कि इस प्रकार की सामाजिक बुराइयां या सामाजिक कुरीतियां या ऐसी रूढ़िगत प्रथाएं आज भी चल रही हैं जिन्हें सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए अब क्या होने वाला है? तो निश्चित आधार पर वहाँ के जो समझदार व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? जब उन्हें समझ आए कि नहीं यार इन चीज़ों को हम सामाजिक बुराई हैं, इन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाए, समझाइश देंगे और उन्हें बताएंगे कि इनसे हानियाँ क्या हो रही हैं जिसके कारण हमारे समाज में यह बुराइयाँ पनप रही हैं या बढ़ती जा रही हैं। इसके द्वारा एनजीओ के द्वारा सरकार ने एनजीओ के प्रयासों से भ्रूण के लिंग परीक्षण प्रतिबंध किया, क्योंकि यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को जन्म दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एनजीओ गए, अपने गांव के छोटे छोटे स्तर पर हमारे बहुत सारे एनजीओ गए जिन्होंने यह बताया कि भाई भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण क्या है? गैरकानूनी है। सरकार ने तो क्या किया भाई? सरकार ने नियम बना दिया कि यदि लिंग परीक्षण किया जाएगा तो निश्चित बात है सजा का प्रावधान है। लेकिन सजा का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर कौन देखने जा रहा है लिंग का परीक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है, और भ्रूण हत्या हुई है या नहीं हुई है। तो इनके लिए वहीं के एनजीओ के द्वारा यह कार्य किया गया है। जन जागरूकता यानी कि जागरूकता, जैसे मैं कहूँ कि अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर महिलाओं को लेकर, महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता है ही नहीं। उन्हें यह भी कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ हो जाती हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां अनभिज्ञ रहती हैं, कि माता पिता भी अनभिज्ञ रहते हैं, जिन्हें कि कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में उन जानकारियों नहीं मिल पाती। तो हमारे विभिन्न प्रकार के एनजीओ उन्हें ये जानकारी देते हैं और जागरूक बनाते हैं स्वास्थ्य संबंधी, और जैसे हम कहते हैं मासिक धर्म से संबंधित, यह चीज़ें भी हमारे एनजीओ के माध्यम से की जा रही हैं। सूचना का अधिकार एनजीओ के प्रयासों से हमारे भारत के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचा। आगे बात कर लेते हैं मध्यस्थता की भूमिका। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि सरकार और आम जनता में तालमेल नहीं बनता है, तो फिर हमारे एनजीओ के द्वारा वह कार्य किया जाता है। जनता व सरकार के मध्यस्थता की भूमिका भी एनजीओ के द्वारा यहाँ पर
निभाई जाती है। आगे बात करते हैं विधिक सहायता प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के विधिक एनजीओ का निर्माण भी हो चुका है। जैसे हम कहते हैं ना कि वकील हैं, बहुत सारे वकील जो कि अब कोर्ट में कार्य नहीं कर रहे हैं या वहाँ से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, वह भी क्या करते हैं, एक वैधानिक सलाह का एक पैनल बना लिया जाता है, एक संगठन बना लिया जाता है जो विभिन्न प्रकार की विधिक सहायता हमारी जनता के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी हमारे क्या गैर शासकीय निकाय हैं जो कि इन मामलों में पहल करते हैं और व्यक्ति को उनके अधिकार के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति यहाँ पर जागरूक कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, तो हमारे एनजीओ के माध्यम से कराया जाता है। जनजातीय अधिकारों की यदि हम बात करें, देखिए सरकार ने जनजातियों से संबंधित कई विशेष प्रावधान बना रखे हैं, लेकिन वह प्रावधान उस जनजाति तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि देखिए प्रावधान बने कहाँ, यदि मैं कहूँ कि प्रावधानों का जो बनना है वह कहाँ है, केंद्र में है। कहाँ बनाए गए भाई, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में बनाए गए, और हमने कहा कि भाई राज्य सरकार के द्वारा राज्य में बनाए गए। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो जनजाति निवास कहाँ करती है, जैसे कि जनजाति के बारे में हमारा सिंपल सा बात है कि जनजाति एक ऐसा समुदाय जो कहाँ निवास कर रहा है भाई, जंगल में निवास कर रहा है, पहाड़ियों पर निवास कर रहा है ना, पहाड़ियों पर निवास कर रहा है, या हमने कहा कि एक ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहा है जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, वहाँ तक क्या वह नियम कानून अधिनियम पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए। तो स्थिति क्या बनेगी भाई, फिर बात आती है यहाँ पर एनजीओ, तो वहीं के लोकल बॉडी के द्वारा निर्माण किया जाता है और वहाँ तक इन चीज़ों की, इन प्रकार के अधिनियमों की जानकारी पहुँचाई जाती है। जैसे हम बात करें वेदांता एवं पास्को मामले में देखा गया है कि एनजीओ की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आदिवासियों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। देखिए क्लियर है। और भी हम बात करें तो कई एनजीओ वन अधिकार अधिनियम एएमपीए, क्षतिपूर्ति, वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना से संबंधित जो प्राधिकरण है उसके लिए भी जागरूकता किसके द्वारा जागरूकता लाई गई, वह भी हमारे एनजीओ के द्वारा जागरूकता लाई गई। देखिए जो भी हमारे जनजातीय क्षेत्र है, निश्चित बात है जनजातीय क्षेत्र है तो प्रकृति वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। यदि प्रकृति है और जनजाति वहाँ निवास करती तो वह जो जनजाति विशेष वहाँ निवास कर रही है वह उस प्रकृति में पाए जाने वाली बहुत सी हमारी प्राकृतिक दवाओं से क्या है, जानती है। अब यदि हमने कहा कि भाई कोई योजना बना के इस जनजातीय क्षेत्र में हमने क्या किया, वन या प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया, लेकिन जो जनजाति यहाँ निवास कर रही वह कहीं ना कहीं इसका क्या करेगी, जनजातियों के अधिकार का हनन हुआ ना। तो यहाँ पर एनजीओ की भूमिका आती है फिर कि भाई आप इनके अधिकारों का, जो जनजाति यहाँ निवास करें उनका हनन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो जनजाति निवास कर रही है वह किस पर आधारित है, वह पूरी की पूरी जनजाति इस प्राकृतिक वातावरण पर ही आधारित है। यहाँ की जो वनों की उपज है उन वनों की उपज से ही वह जनजाति अपनी जीविकोपार्जन कर रही है, और जीविकोपार्जन करने के कारण यदि कोई यहाँ पर सरकार की नीति लागू की जा रही जिससे कि यहाँ के वनों को क्या किया जा रहा है, हानि पहुँचाई जा रही, तो निश्चित बात है यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति का क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका फिर हमारे क्या एनजीओ के द्वारा। पुनर्वास, देखिए पुनर्वास भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं कि यदि एक क्षेत्र विशेष में, सपोज करें इस क्षेत्र विशेष में क्या है कोई जनजाति निवास कर रही थी, अब यहाँ से सरकार की कोई नीति आई, देखिए सरकार में हम दोनों सरकार को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, चाहे वह राज्य सरकार की नीति हो चाहे वह केंद्र सरकार की नीति हो। राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी नीति के कारण यदि यहाँ पर जो जनजाति निवास कर रही है इस विशेष क्षेत्र में और यहाँ पर सरकार की किसी योजना को लागू किया जा रहा है, निश्चित बात है लागू योजना को किया तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजातीय आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे, फिर उन्हें इस स्थान से हटाकर कहाँ किया जाता है भाई, किसी दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही, सारी व्यवस्था की जाए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, पुनर्वास कहा जाता। क्या कहा जाता फ्रेंड, पुनर्वास कहा जाता। क्लियर हुआ। तो इस पुनर्वास में भी क्या किया जा रहा है,
भैया पुनर्वास कर रहे हैं, यहाँ पर यदि कोई जनजाति रह रही है तो वह यहाँ के अनुसार अपने प्रत्येक कार्य को कर पा रही थी। लेकिन जब आपने यहाँ स्थान से हटा के उसे दूसरे स्थान पर लाया, अब वह यहाँ पर रह के करे क्या, कैसे अपना जीवन जिए, कैसे अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करे, कैसे अपनी अन्य क्रियाओं को पूरा करे। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, एनजीओ के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके कारण वह कुछ नया प्रशिक्षण लेके अपनी विभिन्न प्रकार की, चाहे वह आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे वह जीवन से संबंधित क्रियाएं हों, इन सभी क्रियाओं को वह बखूबी पूर्ण कर सकें। तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई भाई, एनजीओ की भूमिका यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। आगे बात करते हैं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। देखिए विभिन्न प्रकार की जो हमारी शासकीय योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वह जनजाति से संबंधित हो, चाहे हमारे समाज से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की यदि जन कल्याण के लिए कोई योजना बनाई गई तो वह जन कल्याण की जो योजना है उसका वास्तविक क्रियान्वयन किनके माध्यम से किया जाता है, तो भाई वास्तविक क्रियान्वयन एनजीओ के माध्यम से, क्योंकि सरकार उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। काफी महत्वपूर्ण भूमिका को हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए जन कल्याण से संबंधित योजनाओं की भूमिकाओं में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमने एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिकाएं देखी, काफी महत्व, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनजीओ की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की गैर सरकारी निकाय से संबंधित। आई होप आप सभी के लिए पसंद आती है। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सृजन एकेडमी की दी जाने वाली समस्त जानकारी यहाँ पर हमारे ऐप पर आपको मिलती है। कोई भी कमी है, यदि आपको कोई डाउट है समाजशास्त्र से संबंधित, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कमेंट्स रीड करता हूं और जो भी रहेगा मैं आपको रिप्लाई भी यहां पर दें। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।